हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। तो इस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। हमने अपनी पिछली कक्षा में लेसन फर्स्ट को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे लेसन सेकंड को, जो है हमारा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इससे पहले ज्योग्राफी क्लास 6 की और 7 की मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है। हम अभी क्लास 8th की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेसन फर्स्ट जो था संसाधन, उसको हमने पढ़ा था। अब हम लेसन सेकंड को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम ये समझेंगे कि भूमि का क्या रोल है, कहाँ कहाँ पे भूमि उपयोग किया जाता है, मृदा कैसी होती है, उसका क्या यूज़ होता है, जल को कैसे संरक्षित करना है, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में समझेंगे और जो वन्य जीव संसाधन है उसके बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, जिस स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाया गया है कि अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग अपने जीवन को किस तरीके से सरवाइव करते हैं। जैसे एक स्टोरी जो यहाँ पे दी है, ये है अफ्रीका का एक छोटा सा गांव है तंजानिया, वहाँ के बारे में दिया गया है। और दूसरी स्टोरी है न्यूजीलैंड की, ठीक है। अफ्रीका जो कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है और न्यूजीलैंड जहाँ का जो तापमान है वो ठंडा रहता है। तो एक गर्म इलाके का विवरण दिया हुआ है आपको कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। और दूसरी एक ठंडे प्रदेश के बारे में बताया गया कि वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें एक छोटा सा गांव है तंजानिया अफ्रीका में। तो वहाँ का सिचुएशन दिखाया गया है कि वहाँ पे पानी की दिक्कत है, पानी लेने के लिए वो दूर जाती है, घंटों बाद वो वापस आती है। परिवार में अपनी मम्मी की और अपने भाइयों की वो मदद करती है। उसके पिता जो कि एक किसान हैं, बहुत थोड़ी ही मात्रा में वो अपने परिवार के लिए भोजन जुटा पाते हैं, लेकिन उतना भी भोजन उनके पास नहीं होता है कि वो साल भर उसको यूज़ कर सके। दूसरी स्टोरी दिखाई गई है, एक पीटर है जो न्यूजीलैंड में रहता है, ठीक है। वहाँ पे वो भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है और उसका परिवार जो है वो ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, ठीक है। वहाँ पे चूंकि ठंडा प्रदेश है तो वहाँ भेड़ पालन वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ के रहन सहन को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके घर पे जो कृषि की जाती है वो वैज्ञानिक विधि से की जाती है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो आप दो अलग अलग जगहों की कंडीशन देखिए कि वहाँ एक तरफ जिसको इतनी दिक्कत हो रही है कि वो खाने भर के लिए भी वो अपने परिवार के लिए नहीं जुटा पाते हैं, दूसरी जगह पे जैविक कृषि करके सब्जियां उगा रहे हैं, वैज्ञानिक विधि से वो खेती कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भेड़ पालन की ज़्यादा है और यहाँ पे तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे जो फसल उगते हैं वो अलग होते हैं, ठंडे इलाकों का जो रहन सहन है, वहाँ का जो फसल है वो चीज़ें अलग होती हैं। तो उसके माध्यम से इस चैप्टर की शुरुआत की गई है। तो अभी आपने जो दो स्टोरी सुनी माम्बा और पीटर का, वो विश्व के दो विभिन्न देशों में रहते हैं, एक अफ्रीका में है, दूसरा न्यूजीलैंड में है, ठीक है। और उनके जो जीवन व्यतीत करने का अंतर है वो भी आपको समझ में आया। ये जो विभिन्नता आप देख रहे हैं ये किस वजह से है दो जगहों पे? ये विभिन्नता होती है भूमि की गुणवत्ता से, मृदा से, जल से, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक चीज़, मतलब कोई एक फैक्टर किसी स्थान को प्रभावित नहीं कर सकता। या अगर आपसे पूछे कि सिर्फ जल प्रभावित कर रहा है, नहीं, ये सारी चीज़ें मिल करके कर रही हैं, जिसमें भूमि की गुणवत्ता भी है, मृदा भी है, जल भी है, प्राकृतिक वनस्पति भी है, प्राणी, प्रौद्योगिकी, ये सब मिला करके ये विभिन्नताएं दो जगहों में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ की मिट्टी अलग होगी, वहाँ पे जल, जैसे अफ्रीका में जो गांव के बारे में यहाँ पे बताया गया, वहाँ पानी की दिक्कत है, वहाँ पे जल की दिक्कत है, तो उस कंडीशन के हिसाब से परिस्थितियाँ बनेंगी, तो उस हिसाब से वहाँ पे वनस्पति होंगे, उस हिसाब से वहाँ पे प्राणी होंगे, है ना। तो जैसे आप अगर राजस्थान जो
रेगिस्तानी इलाके होते हैं, जैसे वहाँ पे कैक्टस का पौधा आप देखते हो, तो कैक्टस का पौधा क्यों होता है? क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत कम होती है। तो जहाँ का जैसा टेम्परेचर है, जहाँ की जैसी मिट्टी है, वहाँ पे उसी तरीके के पौधे उग सकते हैं जो वहाँ पे जीवन यापन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्नताएं सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। सिंपल है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक साइड में आपको दी रहती हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वो निर्जन है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो केवल 30% भाग पे रहती है। हमारे भूमि का सिर्फ 30% भाग पे हमारी 90% जनसंख्या रहती है। मतलब आप सोचिए कि पूरी भूमि का आधे प्रतिशत भाग भी नहीं, कि अगर 100% है तो 50% पे रह रही है, नहीं, 30% भाग पे ही 90% जनसंख्या रहती है। इसीलिए आपको लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमारे पास भूमि तो है। ऐसा नहीं कि हमारे पास भूमि नहीं है, हमारे पास भूमि है, लेकिन उसमें से सिर्फ 30% ही ऐसी भूमि है जहाँ पे मानव जीवन योग्य परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। अभी आपको अंटार्कटिका में छोड़ दिया जाए तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जैसा इसमें लिखा भी है कि 70% भूमि ऐसी है कि वहाँ पे विरल जनसंख्या है या तो निर्जन है। बहुत कम, जो 10% लोग हैं वो ऐसी जगहों पे रहते हैं, या तो बहुत रेतीला है, या तो बहुत गर्म है, या तो बहुत बारिश ही हो रही है वहाँ पे, या तो बर्फ़ ही जमी पड़ी है वहाँ पे, तो वो इंसानों के रहने योग्य जगह नहीं हो पाता है। इसीलिए वहाँ पे जनसंख्याएं नहीं रहती हैं। अब जो रहने योग्य भूमि है वो सिर्फ 30% है। अब इसी पे जनसंख्या रहेगी क्योंकि उनको खाना पानी सब चाहिए। इसी वजह से लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उसकी दिक्कत यही है क्योंकि हमारे पास भूमि कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो वो लोग कहाँ रहेंगे? उसी 30% पे रहेंगे, है ना। इसीलिए अगर पूरी भूमि को अगर हम देखें तो जनसंख्या उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें इतने दायरे में ही रहना है, इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे भूमि। अब हम बारी बारी से इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, भूमि के बारे में, मृदा के बारे में। ठीक है, भूमि के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। हमारे भूपृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उस पे लगभग 30% भाग पे आपको भूमि दिखेगी। बाकी जगहों पे आप देखेंगे तो आपको बर्फ जमा हुआ मिलेगा, कहीं पे महासागर मिलेंगे। तो 30% भाग पे भूमि है जिस पे हम रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो 30% है इसमें भी सभी भाग जो है आवास के योग्य नहीं है। आप सब जगहों पे नहीं रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और इसके बाद रेत है। आप रेगिस्तान में देखिए बहुत बड़े भाग पे रेत फैला हुआ है, वहाँ पे ना आपको एक भी पेड़ देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग दिक्कतें भी होती हैं, है ना। तो वहाँ पे हम नहीं रह सकते कि 30% भाग पे बस ये हमारा ही, हम इस पे इजीली रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। उस 30% पे भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, दिक्कत होता है। ठीक है, आगे है कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो जनसंख्या है वो मुख्यतः दो चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड होती हैं, एक तो भूमि और दूसरा जलवायु। अगर भूमि अच्छी है और वहाँ का जलवायु अच्छा है तो जनसंख्या वहाँ बड़े भाग पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अलग अलग जगहों की अपनी अलग अलग भूमि, अलग अलग जलवायु है, तो इसीलिए जनसंख्या का वितरण आपको असमान मिलेगा। कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे मध्य, ऐसे मिलता है। ठीक है,
जो ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति होती है, पर्वतों के तीव्र ढाल होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, सघन वन क्षेत्र होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वन हैं, तो उन जगहों पे क्या होता है कि वहाँ पे जनसंख्या आपको बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे आपको बहुत जनसंख्या देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी, है ना। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे तो भूमि अच्छी नहीं है, खाने के लिए तो फसल उगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती है। ज़्यादा जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिलती है? अगर आप मैदानी इलाकों में जाते हो, नदी घाटियों के साइड में जाते हो, तो वहाँ पे आपको जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भूमि अच्छी है, जल अच्छा मिल जाता है, वहाँ की जलवायु अच्छी है, तो वहाँ पे कृषि हो जाती है, फसल उग जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है, इसीलिए जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भूमि उपयोग के बारे में। भूमि का उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे आप देखेंगे कृषि के लिए भूमि का उपयोग होता है, वानिकी वनों के लिए होता है, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं और इसे ही हम भूमि उपयोग भी कहते हैं। यहाँ पे आपको एक आंकड़ा दिया हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे देश के नाम है ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, जापान, और यहाँ पे भूमि उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत दिया हुआ है कि फसल भूमि कितने प्रतिशत पे है, चारागाह के लिए कितना प्रतिशत है, वन के लिए भूमि का कितना प्रतिशत है और अन्य उपयोग के लिए। तो ये आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा वैसे। ठीक है, आगे हम देखते हैं भूमि का उपयोग 2 कारकों पे निर्भर होता है। कौन से 2 कारक? पहला भौतिक और दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारक में आता है आपका जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, ये भूमि के उपयोग को बताती। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। अब आप सोचिए कि जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी तो भूमि का उपयोग बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या रहेगी, वो घर बनाएंगे, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो भूमि का उपयोग तो बढ़ता जाएगा ना। उनको फिर रोजगार चाहिए, उसके लिए नए सिस्टम खुलेंगे, डेवलपमेंट होगा, उसके लिए जगह चाहिए, तो ये एक मानवीय कारक हो जाता है। भौतिक कारक में स्थलाकृतियाँ हैं, मिट्टी है, जलवायु है, खनिज है, तो ये भूमि के उपयोग को बताती हैं। फिर आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको 2 नाम दिए हुए हैं, एक है निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि। ये क्या होता है? जैसा आपको नाम से ही लग रहा होगा कि निजी भूमि मतलब जिसमें आपका अधिकार है, मतलब जो निजी है, जो स्वयं का है, जिस पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता, वो निजी भूमि होती है। जैसे गांव में आपके खेत हैं कि इतना खेत मेरे हिस्से में, उस पे आपका अधिकार है, उस पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता है। उसमें कोई दूसरा नहीं कि मैं इसी यहाँ पे घर बनाऊंगा क्योंकि मुझे ये ज़मीन अच्छी लग रही, ऐसा तो नहीं है। वो आपका है तो उस पर आपका अधिकार रहता है। ठीक है, दूसरी होती है सामुदायिक भूमि, जिसको हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ये भूमि जैसे आपने देखा होगा गांव में कोई ऐसा ज़मीन, ऐसा क्षेत्र होता है, कोई ऐसा जहाँ पे बोलते हैं कि ये सबका है ना, तो वहाँ पे कोई घर नहीं बनाता, वहाँ पे या तो आप पौधे लगा दीजिए या फिर छोटा सा तालाब है, तो वो साझा संपत्ति हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं सामुदायिक भूमि। और निजी भूमि भी आप समझ गए। आगे देखेंगे, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि उपलब्धता सीमित है। सही बात है, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन भूमि थोड़ी बढ़ रही है। भूमि को आप खींच के बढ़ाएंगे कि नहीं, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो तुम भी 10 किलोमीटर तक बढ़ जाओ, ऐसा तो नहीं है। भूमि तो सीमित है, वो नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ रही है। अब उतनी ही भूमि पे जो जनसंख्या बढ़ रही है वो रह रही है, तो लोगों को दिक्कत हो रहा है। हम शहरों में 2 रूम आपको 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK मिल जाता है, पूरा जीवन चला जाता है। गाँव में लोगों के पास इतनी ज़मीनें हैं, फिर भी 1 इंची देने में सबकी नानी याद आ जाती है कि हम नहीं देंगे। उसके लिए दादा परदादा के टाइम से केस चलता आता है। समझने वाली बात है।
है ना, कि किसी को थोड़ा सा भी गलती से चला गया तो नहीं, क्यों गया, अब उस पे भी उनको चाहिए। उस थोड़े से ज़मीन पे आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो ये यही दिक्कत है कि आगे देखते हैं। अब जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि कम है, तो दिक्कत क्या आता है, आपको इस इमेज के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पे आपको 4 इमेज दिखाए गए हैं। नीचे लिखा गया है कि भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। सबसे पहले इमेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये खेत है, ठीक है, और आपको घर मुश्किल से 7-8 घर दिख रहे हैं सिर्फ। यहाँ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और काफ़ी सारी ज़मीन भी दिख रही है। फिर समय चेंज हुआ, दूसरे इमेज में अगर आप देखिए तो अभी घरों की संख्या आप देखिए, घरों की संख्या बढ़ गई है, घरों का स्ट्रक्चर देखिए चेंज हो गया है। और खेत तो फिलहाल अभी बचे हुए हैं, ज़मीन आपको कम दिख रही है, अभी बिजली की भी व्यवस्था हो गई है। अभी जो हल से खेती हो रही थी अब वो ट्रैक्टर से होने लगी है। तीसरे इमेज में अगर आप देखेंगे तो आपका जो फसल है वो टकला हो गया है, ख़त्म कर दिया उसको, बस ऐसे ज़मीन छोड़ा हुआ है। घरों की संख्या आप देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ी है, आपको ज़मीन बढ़ती हुई दिख रही है कहीं, नहीं ना, जनसंख्या ही बढ़ रही है। और फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स हो गई हैं, अब तो खेती जैसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे बसेस चल रही हैं, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है, यहाँ तक भी ठीक था। अब आप फोर्थ इमेज में देखिए, आपको कहीं भी ज़मीन दिख रही है इस झूले के अलावा? यहाँ पे इतने सारे घर, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, फिर खेत तो गए ही, चले ही गए। तो इस समय के हिसाब से आप देखिए कितना चेंजेस हुआ है ना। तो ये है पॉपुलेशन। इसके बाद आगे देखेंगे, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। वर्तमान में जो कृषि हो रही है, अभी चूँकि पहले की तरह तो खेती नहीं होती है, अभी तो खेती के नए नए तरीके आए हैं, और जो निर्माण संबंधी हम लगातार डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, तो उससे दिक्कत क्या है, उससे तो एक तो भूस्खलन होगा आपका, मृदा अपरदन होगा, मरुस्थलीकरण जो है बढ़ेगा, और पर्यावरण के लिए भी वो दिक्कत करता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। अभी भूमि को हमने समझा, अब हम समझेंगे कि भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करना है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से उनकी मांग बढ़ गई है, इस वजह से जो वन भूमि है और जो कृषि योग्य भूमि है उनका बड़े पैमाने पे विनाश हो गया। इससे इस प्राकृतिक संसाधन का समाप्त होने का भी डर है, इसलिए विनाश की जो वर्तमान दर है उसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप वन रोपण कर सकते हैं, भूमि उद्धार कर सकते हैं, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरक जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है उनका इस्तेमाल आप विनियमित करें, मतलब बहुत ज़्यादा ना करें, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो अब लगता ही नहीं कि पॉसिबल होती हैं चीज़ें, लेकिन जितना कम से कम कर सकते हैं उतना कम करें। अतिचारण पर रोक लगाएं। ये कुछ तरीके हैं जिसको करके आप भूमि संसाधन को संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम में भूस्खलन के बारे में समझाया गया है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल के गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है, और ये पर्वतीय भागों में यानी पहाड़ी इलाकों में ये एक सामान्य प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। भूस्खलन जो होता है कि जब धरातली हलचल होती है, जैसे कि भूकंप आया या बाढ़ हुआ या ज्वालामुखी आई या फिर लंबे टाइम से बारिश हो रही है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो मलबा है यानी जो पत्थर है वो अपनी जगह से खिसक जाता है, अपनी जगह से वो गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, भूस्खलन आ जाता है। और पर्वतीय इलाकों में ये आता है और इससे बहुत ज़्यादा तबाही भी होती है। वो जो आसपास के रहने वाले लोग होते हैं ना, जो नीचे में रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। अभी जैसे बारिश हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी की जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाएगी, जो चट्टानों की पकड़ है वो क्या होगा, ढीला पड़ जाएगा, तो इसकी वजह से वो अपनी जगह से खिसक जाता है,
ठीक है। और इसमें मानव गतिविधियों का भी हाल है, क्योंकि मानव क्या करता है, पेड़ पौधों का विनाश कर दे रहा है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, है ना। अब उनका वो जो एक मिट्टी का एक होता है ना कि वो मजबूत है पेड़ों के साथ, अभी आपने वो हटा दी, नींव ही हटा दी उनकी, तो अब मिट्टी क्या हुई, ढीली हो गई। ज़रा सा उसको पानी मिला या बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ हो रहा है, भूकंप आ रहा है, तो उससे वो इफेक्ट हो जाता है। मानव गतिविधियाँ भी इसको प्रभावित करती हैं, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडस्लाइड। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की एक स्टोरी भी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत भयानक घटना होती है, इससे बहुत सारी जानें भी जाती हैं, बहुत लोगों का घर भी इससे तबाह हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत होती है इससे, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो अगर इसको रोकना है तो, सबसे पहले तो भूस्खलन प्रभावी जो क्षेत्र होता है उसको आप उसका मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो इलाके इससे प्रभावित होते हैं उन लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं, वहाँ पे मतलब कहीं और थोड़ा जा कर के आवास बनाने के लिए बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया गया है, जिससे उसको एक क्या बोलते हैं, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है या फिर ऐसे, तो उसको एक सपोर्ट मिलता है जिससे वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता। तीसरी चीज़ है, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। अगर आप पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो उससे भूस्खलन कम होगा, ठीक है। सतही अपवाह अथवा झरना प्रवाहों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए। फिर हम आगे देखेंगे और पढ़ेंगे मृदा के बारे में। हमने भूमि के बारे में पढ़ा, मृदा के बारे में जानने से पहले यहाँ पे दिया हुआ है अपक्षय के बारे में। अपक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों द्वारा अनावरित सैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर जो मौजूद चट्टानें हैं हमारी, उसमें लगातार टूट फूट होती रहती है। और वो टूट फूट क्यों होता है चट्टानों में, तापमान परिवर्तन की वजह से होता है, तुषार क्रिया की वजह से होता है, पौधों की वजह से होता है, प्राणियों की वजह से होता है और मनुष्यों की वजह से होता है। ये सारे फैक्टर हैं, इन सब की वजह से चट्टानों में टूट फूट होती रहती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपक्षय और अपरदन अलग अलग चीज़ें हैं। अपरदन का भी नाम आपने सुना होगा। ये अलग इसलिए है क्योंकि अपक्षय जो है, इसमें जो चट्टानें टूटती हैं अंदर अंदर, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होती, यानी उनका परिवहन नहीं होता। जबकि अपरदन में वो क्या होता है, वो जो टूटता फूटता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, जैसे जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, हिम के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है। लेकिन अपक्षय में स्थानांतरण परिवहन नहीं होता है। तापमान परिवर्तन, जैसे आप देखेंगे कि बहुत ठंडा है रात में, ठीक है, फिर सुबह दोपहर में बहुत गर्मी हो गई, तो इससे क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उसमें चटकन आने लगता है, ठंडा गर्म फिर बारिश, तो इसकी वजह से वो इफ़ेक्ट होता है ना। फिर पौधे का भी रोल रहता है, पौधे हैं मतलब उनकी जड़ें अंदर जाती हैं तो वो भी उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद हम मिट्टी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत हम देखते हैं उसको हम मृदा कहते हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। आप सोचिए कि मिट्टी कितनी ज़्यादा कीमती है कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर अगर मृदा बन रही है तो उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। यहाँ पे आपको मृदा परिच्छेदिका के बारे में बताया गया। ये सबसे नीचे आपका है जनक चट्टानें, इसके बाद है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, फिर बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा है ये, और सबसे अच्छी मृदा जो है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये सबसे उपजाऊ होती है, ऊपरी लेयर जो इसका होता है, ठीक है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब आप सोचेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण का जो मुख्य रोल है वो है जो चट्टानें हैं उनमें जो खनिज है और जो जैव पदार्थ हैं
और जो भूमि पर पाए जाने वाले खनिज है, ये तीनों चीज़ें मिलकर के मिट्टी को बनाती हैं, मृदा को। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मतलब कि अगर खनिज उस पर्टिकुलर जगह पे, चट्टानें ऐसी हैं जिसमें अच्छी मात्रा में खनिज है और जैव पदार्थ अच्छी मात्रा में है, तो वो मिट्टी भी वहाँ की अच्छी होती है। जैसे मिट्टियाँ होती है ना, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुआ मिट्टी, तो ये सब जो बनने का रीज़न है वो यही है। जैविक पदार्थों में आपका जैसे वनस्पतियाँ हो गए, वनस्पति हो गई, और जो जीव जंतु हैं उनके जो अपशिष्ट हो गए, फल हैं, फूल हैं, ये सब जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जहाँ पे अच्छी मात्रा में होता है, खनिज अच्छी मात्रा में होते हैं, मिनरल्स होते हैं अच्छी मात्रा में, तो वहाँ पे मिट्टी भी अच्छी होती है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कि मृदा का जो निर्माण होता है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। समय मृदा परिशोधिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। इसके बाद हम देखेंगे मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक में जो मुख्य कारक है वो है जनक सेल का स्वरूप, कि जो जनक सेल है उसका स्वरूप कैसा है वो, और दूसरा जलवायु कारक है उसके। मृदा निर्माण के अन्य कारक में स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थान में ये आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे। ये जो ऊपर डायग्राम दिया गया उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे हमने देखा कि हमारे भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल, लेटेराइट, मरुस्थली, पर्वतीय प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे काली मिट्टी महाराष्ट्र में, जहाँ पे अच्छी मात्रा में काली मिट्टी में आप कपास की खेती होती है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण होता है। प्राकृतिक कारक भी मृदा का निम्नीकरण करते हैं और मानवीय कारक भी। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप पेड़ पौधे काट रहे हैं, अतिचारण हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, वर्षा का दोहन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मृदा का निम्नीकरण करती हैं। उसको धीरे 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 क्या करती हैं, उसका विनाश करती हैं, उसका क्षय करती हैं। ठीक है, अब इसका संरक्षण कैसे करेंगे हम? इसके संरक्षण की कुछ विधियां आपको बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले है मल्च बनाना। ये क्या होता है? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिया जाता है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जैसे दो पौधे हैं, जैसे आपने 3-4 पौधे लगा दिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे, 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, 4 पौधा, उसके आपने 4 पौधे लगाए। अब उस 4 पौधे के बीच में जो जगह है, जो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में आपने पौधे लगाए हैं, उसके बीच का जो जगह है उसको क्या करेंगे आप, उसको आप प्रवाल से ढक देंगे। ठीक है, जो अनावरित भूमि है उसको आप जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से आप ढक देंगे। इससे क्या होगा कि मिट्टी की जो आर्द्रता है वो रुकी रहेगी। एक तरीका ये है, ठीक है, मल्च बना करके। दूसरा है आपका वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म क्या होता है? ये तीव्र ढालों पर बनाया जाता है ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे, ये आपको वेदिका फॉर्म दिया गया है। ठीक है, देखिए इसको आप, जो मैंने मल्च बनाना बताया था, ये ऐसे ही है कि जैसे एक पौधा यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, तीसरा यहाँ लगाया, इसके बीच का जो ये जगह आपने खाली छोड़ा है, इसको आप जैविक पदार्थ जैसे प्रवाल से आप इसको ढक देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो बीच का क्षेत्र है इसकी आर्द्रता जो है इस भूमि की वो बनी रहेगी, रुकी रहेगी। ठीक है,
वेदिका फॉर्म की खेती कहाँ की जाती है, ये कहाँ किया जाता है? मोस्टली ये आपको मिलेगा पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये ऊपर से अगर यहाँ पे हम बारिश होती है तो पानी सीधे यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि ढलान है, त्रिव ढाल पर है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, और अगर पानी आएगा तो सिर्फ पानी नहीं आएगा ना, वो अपने साथ मिट्टी भी लेकर के आएगा। तो इससे क्या होगा कि फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इसका ढाल कम किया जा सके, मतलब एक सपाट सतह बनाया जा सके ताकि फसल को उगाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे इधर ऐसे ऐसे बनाया गया है, जिसकी वजह से क्या है, अब ये डायरेक्ट वाला ये ढाल नहीं है कि पानी यहाँ से सीधे नीचे आ जाएगा। अब ये पानी इधर रुकेगा, ठीक है, सीढ़ी नुमा बना दिया गया है इसको। ये पानी यहाँ पे रुकेगा, मिट्टी को भी बहा करके नहीं ले जाएगा। तो जहाँ पे ढलान वाली जगहें होती हैं वहाँ पे खेती करने के लिए वेदिका फॉर्म बना करके खेती की जाती है। तीसरा है समुच्च रेखीय जुताई। ये पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये आप देखेंगे, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बनाया गया है इसको, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जल ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, इसको क्या होगा, जल को रुकेगा, वो एक अवरोध कर दिया गया है उसको रोकने के लिए, ठीक है। जैसे ये ढलान से सीधे नीचे आ रहा था, ये भी पहाड़ी ढाल से सीधे नीचे ना आ करके ये जल यहाँ पे रुके, इसीलिए एक प्राकृतिक अवरोध बनाया जाता है कि भाई तुम यहाँ रुको, उसके बाद जाना, ठीक है। तीसरा है रक्षक मेखलाएं। ये क्या होता है, तटीय प्रदेशों में और जो शुष्क प्रदेश होता है वहाँ पे पवन की गति तेज होती है। जो तटीय इलाके होते हैं, समुद्र के पास के जो तट इलाके होते हैं, वहाँ पे आप हवा देखिए तेज होती है। शुष्क प्रदेशों में हवाएं तेज होती हैं। तो उनकी पवन की गति को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है, क्योंकि जब पवन तेज होती है तो वो अपने साथ मिट्टी भी लेकर के जाती है ना। तो इसीलिए वहाँ पर ऐसे पौधे लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में भी आपको दिया हुआ है, ये सीक्वेंस में पौधे लगाए गए हैं, ताकि क्या है कि जो मिट्टी है उसके आवरण को बचाया जा सके, क्योंकि पेड़ों का काम क्या है, वो मिट्टी को बांध के रखती है ना। और मिट्टी मतलब ऐसे हवा लेकर के जाएगा उसको, तो पेड़ों की पत्तियों में भी मिट्टियाँ लगेंगी ना, तो वो आएंगी डायरेक्टली नीचे ही, बारिश होगा फिर वो नीचे आएंगी, क्योंकि वो उसको रोकेंगी, मिट्टी को डायरेक्ट उसको पवन लेकर के नहीं जा पाएगा। इसीलिए वृक्षों को कतारों में वहाँ पे लगाया जाता है ताकि जो मृदा का आवरण है उसको बचाया जा सके। फिर है आपका समुच्च रेखीय रोधिकाएं। ये क्या होता है, समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। अभी तक जैसा आपने देखा कि पर्वतीय भागों पे या ढलान पे इस तरीके से खेती की जा रही थी कि पानी जो है वो डायरेक्ट नीचे ना आए, बल्कि उसको एक अवरोध कर दिया जाए कि वो पानी अब धीरे धीरे करके जाता है ना, मिट्टी भी साथ में न लेके जाए। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे रोधिकाओं को बनाने के लिए, पानी को रोकने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जा रहा है, और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो अब जो जल है वो नीचे एकदम डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो बीच बीच में ऐसे खाइयाँ बना देंगे कि जल वहीं पे आकर के स्टोर होगा, उसका भी वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ विधियाँ थी जिसके माध्यम से आप मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्रियाकलाप करके दिखाया गया है कि एक ट्रे है, दो ट्रे लिया गया है, ठीक है, अ ट्रे और ब ट्रे, और दोनों ट्रे के अंत में होल कर दिया गया है, छेद कर दिया गया है, और इन दोनों में बराबर मात्रा में मिट्टी भर दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो ब ट्रे है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या किया गया है कि इसमें थोड़ी सी घास लगा दी गई है, और कुछ टाइम के बाद क्या है, ये घास थोड़ी सी जब बढ़ जाती है, अब देखिए क्या डिफरेंसेस है कि दोनों को एक पोजीशन में रखा गया, ऐसे ऐसे करके रखा गया, जैसे ढालों से पानी डायरेक्ट नीचे आता है ना, ऐसे करके टिल्ट करके इसको रख दिए।
इसके बाद एक मग से दोनों में पानी डाला जा रहा है। अब आप देखिए कि जिस ट्रे में सिर्फ मिट्टी है, जब हम उस पर पानी डालते हैं तो इस होल की मदद से पानी डायरेक्ट नीचे आ रहा है और साथ में वो मिट्टी भी लेकर के आ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले ट्रे में जब हम पानी डाल रहे हैं तो पानी नीचे आ रहा है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं आ रहा है, क्योंकि और अपने साथ इतनी मृदा भी लेकर के नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये घास है ये भी पानी को ले रही हैं। इसके बाद इन्होंने मिट्टी को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको इसमें मिट्टी ज़्यादा दिख रही होगी लेकिन इसमें मिट्टी कम दिख रही होगी। उसका रीज़न यही है, इसीलिए पेड़ पौधों को लगाते हैं कि वो मिट्टी के आवरण को बचाता है, ठीक है। जब बाढ़ आती है तो वो मिट्टी को अपने साथ लेकर के जाती हैं, तो पेड़ पौधे रहते हैं तो वो बचा रहता है। इसके बाद हम देखेंगे चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है। यह नालियों की रक्षा करता है, मृदा को क्षति से रोकता है। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती, अलग अलग तरफ या अलग अलग तरीके की फसल उगाते हैं। इसके बाद हमने भूमि पढ़ ली, मृदा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जल के बारे में। जल के बारे में शुरू करने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सन 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किमी वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़ कर के 6000 घन किमी वर्ष से भी अधिक हो गई। जनसंख्या बढ़ रही है तो जल की खपत भी बढ़ेगी। इसके बाद एक बॉक्स और है जिसमें लिखा है कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। आप सोचिए, आपके घरों में, बहुत लोगों के घरों में ऐसे नल होंगे जो बूंद बूंद पानी उसमें से गिरता है, लेकिन लोग नहीं बनवाते कि ठीक है जाने दो, इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि वो जो टपकता हुआ नल है जिसमें एक एक बूंद कुछ कुछ सेकंड पे गिरता रहता है, एक साल में वो 1200 लीटर जल को व्यर्थ करता है। तो इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो आप उसको रिपेयर करवाइए, उसको ठीक करवाइए, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय, मतलब जिसको हम नया बना सकते हैं, मतलब एक बार यूज़ किया जल को उसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब आपने एक बार यूज़ किया, अब उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसका भंडार भी सीमित है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, मतलब हमारे पृथ्वी पे 3/4 भाग जो है वो जल ही है, इसीलिए इसे जल ग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढका है और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं महासागरों में। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ के चादरों और हिम नदियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, और ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है जो मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों और पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। कितनी अलग बात है कि हमारे भूपृष्ठ पे 3/4 भाग पे जल है ना, और महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पे आपके महासागर हैं। इतनी मात्रा में जल होने के बाद भी हमें पानी की दिक्कत होती है। उसका रीज़न ये है कि जो महासागरों में जल होता है वो आपके इस्तेमाल के योग्य नहीं है, क्योंकि वो जो जल है वो है लवणीय जल, जिसमें नमक की मात्रा होती है, जो कि हमारे उपयोग के लिए नहीं होता है। हम जिस जल का उपयोग करते हैं वो है अलवण जल, जिसकी मात्रा कितनी है, मात्र 2.7% सिर्फ इसकी मात्रा है। और इसमें भी ये जो 2.7% है, इसमें भी इसका 70% भाग आपको बर्फ के रूप में मिलेगा। अंटार्कटिका चले जाइए, वहाँ पे देखिए बर्फ के रूप में मिलेगा, हिम नदियों के रूप में मिलेगा। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में ऐसे जल पाए जाते हैं। अब वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते, बर्फ़ खाएंगी क्या,
पीने को चाहिए। वहाँ पे इतनी ठंडी है कि आप पानी नहीं, आप खुद जाएंगे तो वहाँ पे जम जाएंगे, तो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। बचा सिर्फ 1% जल जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, और वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है भौम जल, यानी पृथ्वी के नीचे जल होता है, वो भौम जल कहते हैं उसको। फिर नदियों में, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है उसके रूप में हमें जल मिलता है, जिसको हम पीते हैं। इसीलिए बोलते हैं बारिश का जो पानी है उसको स्टोर करें, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही इसको हम घटा सकते हैं। इसकी मात्रा स्थिर है, आप इसको अगर ऐसे ही यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी कुल मात्रा, अगर हम इसकी प्रचुरता की बात करें तो ये विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि, पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र क्या होता है? जैसे ये चक्रण चलता रहता है कि महासागर, सागरों में जो जल है उसका वाष्पीकरण होता है, ठीक है। वाष्पीकरण के बाद संघनन की प्रक्रिया से बादल बनते हैं। बादल के बाद फिर वो बारिश होती है, वो पुनः हमारी धरती पे आता है। फिर धरती से पुनः वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है, बारिश होता है, फिर वो धरती पे आता है। तो ये जो चक्रण है इसी को हम जल चक्र बोलते हैं, और ये निरंतर चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जल का यूज़ पानी पीने के लिए करते हैं, हम बर्तन धुलने के लिए करते हैं, कपड़े धुलने के लिए करते हैं। इसके अलावा कृषि के लिए, उद्योग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए भी हम जल का यूज़ करते हैं, है ना। फिर जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों का भोजन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार चाहिए, फसल बढ़ रहे हैं, नगरीकरण बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जल काफ़ी मात्रा में घटता है। अब यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का यूज़ करता है। अब आप सोचेंगे कि 135 लीटर जल हम पीते थोड़ी हैं, आप पीने की बात तो नहीं हो रही है, पीते तो आप सिर्फ ये 3 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने वाला जो पानी है। बाकी खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, शौचालय, वस्त्र धोना, बर्तन धोना, बागवानी, कुल मिलाकर के 135 लीटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं जल बाजार के बारे में? क्या आपने कभी सुना है कि जल बाजार क्या होता है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। इतनी बड़ी जनसंख्या पानी खरीद के पीती है, तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें और जल को संरक्षित करें। इसके बाद हम देखेंगे जल उपलब्धता की समस्याएं। जैसे विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, सोचिए, वे ऐसे देश जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ा रहता है। इसमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ये देखिए यमुना जल, यमुना नदी कितनी गंदी हो गई है। ये देखिए लोग कितना इसको गंदा करके लोगों ने रखा हुआ है, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। फिर आगे देखते हैं हम जल संसाधनों का संरक्षण, कि जल को हम कैसे बचाएं, कैसे उसका संरक्षण करें। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो वाहित मल है, कृषि रसायनों का विसर्जन है और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल है, ये प्रमुख संदूषक हैं। ये गंदगी करते हैं जलों में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप खेतों में छिड़काव कर रहे हैं तो आपको लग रहा है बस आपके खेत तक सीमित है, नहीं, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। इनमें शामिल जो नाइट्रेट धातुएं हैं और कीटकनाशी, वो जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव के शरीर में पहुंचता है, क्योंकि वही आप खाना खाते हैं, वही पानी पी रहे हैं, तो वो आपके शरीर में तो जाएगा ही। तो इसके लिए आप वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं। जल संग्रह
पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है आप जल का संग्रह करना सीखिए कि कैसे उसको। आप देखिए यहाँ पे स्प्रिंकल, एक जैसा मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी इसमें आपको बताऊंगी, स्प्रिंकल के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा पानी देखिए इसमें वेस्ट नहीं हो रहा है ना, एक छिड़काव के जैसा हो रहा है, काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर रहा है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए करते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जो जल क्षति है उसको रोक सकते हैं, इसके लिए आप स्प्रिंकलों का यूज़ कर सकते हैं। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का यूज़ कर सकते हैं। संरक्षण की इन विधि को अपना करके आप जल संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। जब हम अपने खेत में पानी लाने के लिए, गांव में देखा होगा आपने, नहर बनाते हैं, ठीक है, नहर भी बनाते हैं कि वो पानी जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जल रिसाव ना हो, क्योंकि वो फालतू का खेतों की जगह वो पानी ऐसे रोड पे चल रहा है, बह रहा है उधर, तो उससे पानी वेस्ट होता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। स्प्रिंकल विधि का आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप विधि, टपकन विधि का आप यूज़ कर सकते हैं शुष्क प्रदेशों में, ठीक है, जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है इसकी वजह से। इसके बाद आप यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रह करना तथा विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रह कहलाता। आप वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। अगर 2 घंटे लगातार बारिश हुई है तो अगर आप उस पानी को संग्रहित करते हैं, उसका संग्रहण करते हैं, तो आपको पता है कि आप 8000 लीटर जल बचा सकते हैं 2 घंटे की बारिश से। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में होता है। कहाँ पे बांस प्रचुर मात्रा में होता है? भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी देशों में। फिर हम बात करेंगे रेशम की। रेशम पाया जाता है रेशम कीटों से, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ये रेशम कीट का इमेज भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। जैव मंडल किसको कहते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को हम कहते हैं जैव मंडल, जहाँ पे सभी जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है, इसमें नॉर्मली आपको यही बताया गया है कि पेड़ पौधों का कितना रोल होता है। ये मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई हुई हैं कि पेड़ पौधों का कितना रोल है हमारे जीवन में। उससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, वो जीवों को स्थान देते हैं रहने के लिए, पशु पक्षी रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, औषधि हैं, कागज़ है, ये सब हमें वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई भी हुई हैं। यहाँ पे एक बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधि के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। जो भारत के उप महाद्वीप होते हैं, तो वहाँ पे जो पशु बीमार होते थे, उनको कुछ दिक्कत होती थी, तो उनके उपचार के लिए ये 3 पीड़ानाशी का यूज़ होता था, डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन, इबुप्रोफेन। तो इससे क्या होता था, उनका उपचार होता था, ठीक है। तो वो जो पशु हैं जब वो मर जाते थे तो गिद्ध का काम क्या होता है, वो मतलब उनको खाते हैं, है ना। तो जब गिद्ध उनको खाते थे तो इससे ये देखा गया कि उसकी वजह से जो गिद्ध हैं उनकी किडनी खराब होने लगी और वो मरने लगे। इसी वजह से इन तीनों कीटनाशी पे क्या हुआ, प्रतिबंध लग गया और गिद्धों की संख्या कम हो गई। तो इसकी वजह से गिद्धों के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो गिद्ध होते हैं वो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक होते हैं, इसीलिए प्राणी चाहे बड़ा होता है या छोटा होता है, सबका अपना एक रोल है इस परितंत्र में। इस परितंत्र को संतुलित करने में हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीव, सबका रोल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप इंसान हैं तो आप ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अभी प्राकृतिक जो हमारी वनस्पति है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की प्राकृतिक वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। तो
वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। टुंड्रा जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना, गुल्म मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे विशाल वृक्ष उगते हैं, जैसे आप अमेज़न का जंगल देखिए, वहाँ पे बहुत डेली बारिश होती है वहाँ पे। जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम हो जाएगी। सामान्य वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे छोटे आकार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे और घासें मिलेंगी, जिनसे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ होती हैं और गुल्म उगते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं, तभी तो वो पानी तक पहुँचेंगी। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं। जैसे आप कैक्टस का पौधा देखते हैं तो उनकी क्या होता है, वो कांटेदार होता है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, जो वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति आपको देखने को मिल जाती है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पे 2 भागों में रखा गया है। एक है सदाबहार वन, दूसरा है पर्णपाती वन। सदाबहार वन क्या होता है कि जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्ती एक साथ नहीं गिराते, मतलब वो जो सदाबहार जो वृक्ष होते हैं वो एक साथ सारी पत्तियां नहीं गिराएंगे, थोड़ा गिरेगा थोड़ा रहेगा, फिर वो थोड़ा आएगा तो फिर वो थोड़ा गिरेगा, ठीक है। एक साथ नहीं गिरता है जो सदाबहार वन होते हैं। लेकिन जो पर्णपाती वन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो किसी विशेष ऋतु में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते। तो इस तरीके से सदाबहार और पर्णपाती वन का अपना एक रोल होता है। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण, कि हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हम कैसे बचाएंगे। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे हमें भी आश्रय देते हैं, जंतुओं को भी आश्रय देते हैं, पशु पक्षी सबको देते हैं, और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो उनसे उन जीवों का जो घर है वो चला जा रहा है। बहुत सी जातियां असुरक्षित हैं, ठीक है, बहुत तो विलुप्त भी होती जा रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, भूस्खलन से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिला करके ये सारी चीज़ें को बढ़ावा देती हैं। आज मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशुओं का लोग शिकार करते हैं, किस वजह से करते हैं, मतलब उनके खाल के लिए, उनका चमड़ा लेने के लिए, नाखून, दांत, जैसे हाथी का दांत के लिए उसको मार देते हैं, है ना, सींग के लिए मार देते हैं हिरन को, और तो ये सारी चीज़ें करते हैं जिसके लिए जंतुओं का शिकार करते हैं। इनमें से कुछ जंतु हैं जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं, ठीक है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है, तो इनका संरक्षण ज़रूरी है। और इस पे कानून भी बने हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह नहीं सकते। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की परिस्थिति एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है क्या? राष्ट्रीय उद्यान। सामाजिक वानिकी वनों महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब आप अगर प्रकृति को बचाना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जागरूकता फैलाओ। जीव जंतुओं की जो अंधाधुंध शिकार हो रहे हैं, जो विलुप्त हो रहे हैं जीव, उनकी रक्षा करो, उस पर काम करो, ठीक है। सामुदायिक स्तर पे जागरूकता फैलाओ, तो ये सारी चीज़ें करके हम उनको बचा सकते हैं। बहुत से देशों ने कानून बना दिया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना गैर कानूनी है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, इसकी स्थापना की गई है, जिसमें क्या है कि जो प्राणी और पक्षी हैं
उनकी अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है और इस सूची में सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ये अच्छी बात है। ये यहाँ पे आपको इमेज दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है। जैव मंडल निचय क्या होता है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। इसमें दिया गया है कि CITES संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ये है, यह सुनिश्चित करना है कि जो वन्य प्राणी हैं और जो पौधे हैं उनके नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पे पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां इसमें रक्षित की गई हैं। ये जो रिपोर्ट बना है इसमें पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियों को रक्षित किया गया है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्कटिक और एलो इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये था आपका ये चैप्टर और ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। देखिए यहाँ पे जो फौना और फ्लोरा होता है ना, फौना आपका ये प्राणियों से रिलेटेड है और जो फ्लोरा है ये वनस्पति से। ठीक है, जो प्राणी मतलब जैसे जो पशु हैं उनके लिए फौना और फ्लोरा आपका रिलेटेड है वनस्पति से, पेड़ पौधों से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत है या कुछ दिक्कत लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करूँगी और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।